Everyone and welcome to the class of physics. This is 12th class physics and we are studying lesson atoms. इस लेसन में से हम जो टॉपिक आज लेने जा रहे हैं वो है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस टॉपिक का मतलब है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसको सब साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से एक मॉडल बना के स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें दिखता तो है नहीं आँख से, हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है, थ्योरी लेनी पड़ती है, कुछ पोस्टुलेट्स लेने पड़ते हैं और उससे हम कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं जिससे हमें पता लगे कि उस एटम के अंदर क्या हो रहा है। तो बोहर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे। उन्होंने पहली बार एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें क्वांटम फिजिक्स के आइडियाज को यूज किया गया था और एक बहुत अच्छा सा मॉडल बन के तैयार हुआ जो हाइड्रोजन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता था। ऑफ कोर्स थोड़ी कमियां रह गई थी, दैट वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस, बट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी व्हाट इज द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उस सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं हमें इसको बनाने की जरूरत भी क्यों बनी। इससे पहले जो मॉडल था हमारे पास वो था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि जो एटम है, उन्होंने रदरफोर्ड ने ऐसा बताया था कि एटम के बाहर तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। Accelerating charge particle always produces electromagnetic wave, which means due to this wave coming out, this electron loses some energy. अब ये एनर्जी लूज कर रहा है, इसका मतलब ये इसी स्टेबल स्टेट में नहीं रह सकता। It goes on losing energy and finally goes into the nucleus. लेकिन ऐसा है नहीं। It means there is something wrong with this model. So model Rutherford cannot explain the stability of atom. Another thing which was not explained by Rutherford model was the spectrum. Hydrogen atom spectrum was assumed to be continuous by Rutherford, but actually it is not continuous. जो रदरफोर्ड मॉडल है उनके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एमिट होने की वो ऑलमोस्ट सेम है टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होते तो वो फिर दे आर स्पायरलिंग इनवर्ड्स इनटू द न्यूक्लियस। इसका मतलब द चेंज इन फ्रीक्वेंसीज इज आल्सो कंटिन्यूअस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, सो दे विल emit द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस लाइट, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। जो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें एक्सपेरिमेंट्स में देखी जाती हैं उसमें कंटिन्यूअस नहीं है स्पेक्ट्रम, लाइंस दिखती हैं, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम का जो डिफरेंस है जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए बोहर थ्योरी बनाने की जरूरत पड़ी। तब ये तय हो गया था कि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उससे कहीं आगे जाके हमको कुछ सोचना होगा। तो बच्चों सोच के देखिए, एक नया सोच आप डेवलप कर रहे हैं। बोहर ने एट दैट टाइम ही डेवलप्ड अ न्यू क्वांटम कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड एटम, और इस थ्योरी को देने के लिए उनके 3 पोस्टुलेट्स थे। तो अब हम पढ़ेंगे बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम और बोहर्स के पोस्टुलेट। सो जो सबसे पहला पोस्टुलेट है बोहर का, उसको बोलते हैं स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट पोस्टुलेट। इस पोस्टुलेट के हिसाब से an electron in an atom can revolve only in certain stable orbits without emission of energy. The electron will be revolving, energy will not be radiated out. That is why the orbits are known as stationary orbits. और हर एटम की कुछ डेफिनेट स्टेट्स हैं जो कि स्टेबल होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और हर स्टेट के साथ में कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। नाउ वी हैव एन इक्वेशन फॉर दिस पोस्टुलेट। इक्वेशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और इसी को इक्वेट करते हुए हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी mv²/r is equal to, this is centripetal force equal to the coulomb force 1/4 pi epsilon naught multiplied by
the charge on the first, that is the nucleus, Ze, into the charge of the electron, that is E, divided by distance square, और distance यहाँ पे है radius. तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट का स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स. नाउ वी डू द सेकंड पोस्टुलेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें एक बहुत नई चीज दे रहा है, बोहर्स क्वांटम कंडीशन, जो कंडीशन अभी आज से पहले, बोहर से पहले नहीं सोची गई थी कि वो एटम्स पे भी इम्प्लीमेंट होती है. तो सेकंड कंडीशन, सेकंड पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का. व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो एंगुलर मोमेंटम L, दैट इज mvr, इज क्वांटाइज्ड, क्वांटम नंबर से चलेगा. n इज 1 2 3. तो जो आंसर आएगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का इन टर्म्स, इट इज इंटीग्रल, इंटीजर्स की टर्म्स में, पैकेट्स की टर्म्स में. तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कितनी सोचने की बात है, वो क्वांटम कंडीशन में रिवॉल्व कर रहा है. सो सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम बोहर सेकेंड पोस्टुलेट, mvr, that is angular momentum L, it is equal to nh/2 pi. This is a picture where you can see different orbits associated with angular momentum having integral value. इसीलिए ये क्वांटम की फॉर्म में अलग अलग है. Something like that is the picture of orbits in which electrons can move. Next postulate, the third postulate is known as transition or frequency condition. ये postulate हमें एक और equation देता है जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट कर सकता है कहीं से भी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में. लेकिन जब वो ट्रांजिशन हो रहा है तो एक स्पेसिफिक एनर्जी या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी. जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल की ऑर्बिट से नीचे की लेवल में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा. सो एनर्जी एमिटेड इज एनर्जी ऑफ फोटॉन, h nu, where nu is the frequency of emitted photon, h is the Planck's constant. तो इनिशियल एनर्जी जो कि ज्यादा है माइनस फाइनल एनर्जी जो कि कम है. अगर इनिशियल से फाइनल में जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, it will radiate out a photon. That is the frequency condition. It is also known as transition. And same thing is, it is actually the value is magnitude of it. And same thing is, जब कोई इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, h nu एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भी जा पाता है. So these, with the help of these three postulates, many problems of hydrogen atom could be solved. हाइड्रोजन एटम में कितना रेडियस होता है हम ये बता पाएंगे. अभी इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके you will be able to calculate it also in this video itself. कितनी वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की हम ये भी बता सकते हैं. So we can apply Bohr's theory to do all these things. Let us take it one by one. To calculate the radius of the stationary orbit of hydrogen atom, जो ग्राउंड स्टेट है या कोई भी स्टेट की जो ऑर्बिट है उसमें कितना रेडियस है, ये जस्ट नाउ वी विल डू दिस. टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जब हमारे पास रेडियस आ गया तो हम उससे वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है mv²/r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r². द फर्स्ट कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स. जब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, रेडियस आ गया, नाउ वी कैन फाइंड काइनेटिक पोटेंशियल, टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. या फिर किसी भी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है ये भी निकाल पाएंगे हम बोहर्स की थ्योरी से. और फाइनली जहां प्रॉब्लम आई थी कि रदरफोर्ड एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं समझा पाए थे, व्हाई इट इज लाइन स्पेक्ट्रा, दैट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ बोहर्स थ्योरी. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, still
The theory could not explain the energy spectrum for Z greater than 1. जितने भी एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा है, हाइड्रोजन से बड़े कोई भी एटम, वो बोहर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुए. दे आर स्टिल कॉम्प्लिकेटेड. मतलब इतनी अच्छी थ्योरी डेवलप हुई है, वो भी अभी हमें बहुत कुछ नहीं बता पाएगी. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज. जो सीरीज है उसमें कम ज़्यादा रोशनी क्यों है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा क्यों है, ये नहीं बता सकते हम इस थ्योरी से. The theory was not able to explain the wave nature of electron. And finally, this is the thing which is really the ultimate thing which has to be explained by any theory. कि इलेक्ट्रॉन जो है, हम अभी तक उसको एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे, बट इट इज़ नॉट अ पार्टिकल. इट हैज़ वेव नेचर. और वो वेव नेचर कैसा है इलेक्ट्रॉन का, ये बोहर थ्योरी नहीं बता पाई थी. तो these are the limitations of Bohr theory. Now, let me take you to the calculation of radius of Bohr's stationary orbit. कैसे हम इस कोई भी stationary orbit का formulas के use से radius calculate करेंगे. So, I'm taking you to a video. Now we will calculate the radius of Bohr's stationary orbit. मैं आपको ये डायग्राम समझाने जा रही हूँ. इसमें मैंने क्या बनाया है, मैंने यहाँ पर एक एटम ड्रॉ किया हुआ है. दिस एटम हैज़ अ सेंटर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है Ze, where Z is the atomic number of this nucleus. In case of hydrogen, it is simply 1. I am also drawing one electron here having mass m and velocity v. और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मेरा बोहर्स रेडियस. ये रेडियस जो कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट का है, ये मैं अब कैलकुलेट करने जा रही हूँ. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बोहर्स पॉस्टुलेट का यूज़ करेंगे. बोहर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट है स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐसी सर्कुलर ऑर्बिट में है जहाँ पर कि उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए चाहिए वो बैलेंस हो रहा है. इट इज़ प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. ठीक है, सो लेट अस टेक द इक्वेशन. इक्वेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv² अपॉन r. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज अ कूलम फोर्स. कितना है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Ze, जितना भी चार्ज न्यूक्लियस का है, इनटू E, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, and distance square between them which is r square. तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर रही हूँ. सेकेंड इक्वेशन मुझे क्वांटम कंडीशन से मिलेगी. क्वांटम कंडीशन क्या थी, द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज mvr. दिस एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, तो n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. यहाँ से हम लोग वेलोसिटी की पहले इक्वेशन निकालेंगे. सो व्हाट इज वेलोसिटी कमिंग आउट फ्रॉम हियर, यू कैन चेक दैट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी यहाँ छोड़ दो, mr नीचे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वी गेट n h अपॉन 2 पाई mr. नाउ आई विल लेबल दिस एज इक्वेशन नंबर 2 और हम लोग 2 को 1 में पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें रेडियस की एक इक्वेशन मिल जाएगी. सो लेट मी राइट, पुट 2 in 1 और सेकेंड को 1 में डालने से क्या मिलेगा, देखिए m अपॉन r v². ठीक है,
तो मैं v की वैल्यू डालती हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन, NH अपॉन 2 पाई m r होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p का स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला मेरा रेडियस का आ गया। अब मैं निकालती हूँ किसी भी nth ऑर्बिट के लिए फॉर r इज इक्वल टू Rn, वेयर Rn इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो यही इक्वेशन में जहाँ r है मैं सिंपली वहाँ बस n लिखूंगी, Rn। तो m अपॉन Rn n स्क्वायर h स्क्वायर 2 पाई नहीं, इसको अभी स्क्वायर कर देते हैं, सॉल्व भी करते जाते हैं। 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई ZE स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट Rn स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए Rn स्क्वायर से तो ये Rn स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक m से भी एक ये m कैंसिल हो रहा है, पाई एक पाई कैंसिल हो रही है, दिस इज इट, एंड 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जो लेफ्ट आउट थिंग्स हैं अब मैं वो लिख लेती हूँ। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन Rn इंटू पाई m इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके Rn की वैल्यू निकालते हैं। Rn ऊपर ले जाते हैं, Rn एक साइड में लेते हुए बाकी सब चीज़ें दूसरे साइड। तो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZE स्क्वायर पाई m। ठीक है, ये आ गया एक nth ऑर्बिट का रेडियस। अब हम इसको स्पेसिफिकली अगर हाइड्रोजन ऑर्बिट का रेडियस लेंगे तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, सो लेट मी कैलकुलेट दैट वैल्यू फॉर h इक्वल टू 1। अभी मैंने रेडियस निकाला था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ZE पाई r स्क्वायर। सो फॉर हाइड्रोजन एटम द वैल्यू ऑफ z इज 1, पुट n इक्वल टू 1 एंड वी गेट दिस बोहर्स रेडियस। और इसको जब आप एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट में एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, पाई m e सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज आप डाल देंगे तो द रेडियस कम्स आउट टू बी 0.529 एंगस्ट्रॉम